कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाज़िर हुई हूँ नावल गुरबत हिज्र में इश्क अज़ कलम फरवा खालिद किस नंबर 12 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 12वीं किस्त। इसके होंठ सोमल को अपनी गर्दन पर टच होते महसूस हो रहे थे, मगर वो बिना आंखें खोले बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचे इस तरह आंखें मूंदे हुई थी जिसमें अब इस वक्त हिम्मत नहीं थी इस शख्स का सामना करने की। इसका चेहरा अब बुखार से ज़्यादा इस शख्स की कुर्बत से लाल हो रहा था। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अमान शिराज़ी कितना बड़ा दरिंदा सिफ्त इंसान है, जिसे इंसानों के बीच रहना नहीं आता, जिसे सिर्फ ये पता है कि कब किसे कहाँ तकलीफ़ पहुँचानी है। सोमल ने बिना आंखें खोले इसे जवाब दिया था। वो अब भी इसके माथे पर पट्टियाँ रख रहा था, जिस बात का एहसान लिए बगैर वो गुस्से में इसकी बात का जवाब दे गई थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे वाकई इंसानों के बीच रहना नहीं आता, और तकलीफ़ पहुंचाने में तो एक अलग ही सुरूर मिलता है, अगर शिकार इतना हसीन हो तो। सोमल के बुखार का ज़ोर आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था, जिसकी वजह से वो इसके साथ पंजे लड़ाना शुरू हो चुकी थी। मगर मुकाबिल भी अमान शिराज़ी था, जो उसे जवाब देना बहुत अच्छे से जानता था। वो अपनी बात कहता झुका था और ऐन सोमल की शहर पर अपने होंठों के निशान छोड़ता धीरे से वहाँ दांत गाड़ते से अपने जानवर होने का एहसास दिला गया था। सोमल के होंठों से बेसाख्ता सिसकारी निकली थी। आइंदा सोच समझ कर अपने अल्फाज का चुनाव करना सोमल अफरीदी। ये तुम्हारी बात का ही जवाब था। किसी दिन तुम्हें असली दरिंदा बनकर ज़रूर दिखाऊंगा। इस दिन मेरे बारे में जो राय देनी हुई तब देना। अभी तो मेरा ये इंसानों वाला रूप था। अमान इसके गलों में बने डिम्पल्स पर बारी बारी होंठ रखता सोमल की सांसों को एक बार फिर से बखेर गया था। वो जब भी गुस्से में होती थी, इसके गालों के गड़े नुमायाँ होने लगते थे। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था, और न जाने क्यों हर बार इसके गड़ों की ये खूबसूरती से अपनी जाने बुलाती थी, और अमान शिराज़ी अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करने से ख़ुद को रोक नहीं पाता था। दवा और ठंडे पानी की पट्टियों की वजह से सोमल का बुखार अब काफ़ी हद तक कम हो चुका था। जो देखते अमान शिराज़ी खामोशी से वहाँ से निकल गया था। सोमल कितनी ही देर वहाँ बैठी अपनी ज़िंदगी में आए इस नए तूफ़ान के बारे में सोचती रही थी। अमान शिराज़ी अब सिर्फ इसका दुश्मन नहीं रहा था, बल्कि इसका शोहर भी बन चुका था, जो उसके घर वालों का जानी दुश्मन था। वो इन सबको बर्बाद करना चाहता था, जिन्होंने इसके ख़ानदान को बर्बाद किया था। ऐसे इंसान के साथ वो नहीं रह सकती थी, मगर ये शख्स किस कदर पावरफुल था इस बात का अंदाज़ा भी इसे हो चुका था। वो इसे अपनी मर्ज़ी के बगैर यहाँ से नहीं निकलने देने वाला था। सोमल अपने दिलो दिमाग की जंग में उलझी अपनी आंखें मूंद गई थी। इबाद बलोच को होश आ चुका था। जिसके बाद जो खबर इसे मिली थी, इसने इबाद बलोच को जलती हुई आग की भट्टी में फेंक दिया था। अमान शिराज़ी इसकी होने वाली बीवी को अगवा करके इससे निकाह कर चुका था। इबाद को समझ आ चुकी थी कि ये सब इसके साथ इस लड़की ने किया था। इसने इसकी चाय में कुछ मिक्स किया था, जिसकी वजह से वो इतना टाइम बेहोश रहा था। इबाद का बस नहीं चल रहा था कि वो लड़की अभी इसके सामने हो और वो इसका हशर बिगाड़ दे। बाबा, आप सब लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, और वो शख्स आप इतने सारे लोगों के बीच सोमल को उठाकर ले गया। इबाद की गैरत किसी सूरत ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इबाद, तुम अभी ईमान शिराज़ी के खिलाफ कुछ नहीं करोगे। जब सोमल के अपने घर वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने इबाद को शदीद गुस्से में देखते से सख्ती से मना किया था, जिस पर वो तनफन करता वहाँ से निकल गया था। इसका रुख हॉस्पिटल की जानिब था, जहाँ जाकर वो इस लड़की की अकल तो बहुत अच्छे से ठिकाने लगाने वाला था, जो अमान शिराज़ी के साथ मिली हुई थी। इसे बेहोशी की दवा देकर इसके प्लान में मदद की थी। डॉक्टर अलमाश किधर है? चारों जानिब निगाहें दौड़ाते इबाद ने सामने मौजूद नर्स को देखा था, जो इबाद बलोच को अपने सामने देख घबराकर उठ खड़ी हुई थी। आज पहली बार वो इस हॉस्पिटल में आया था, वो भी इस गुस्से से उबलता हुआ। हॉस्पिटल का पूरा अमला खौफ का शिकार हुआ था। वो तो आज हॉस्पिटल नहीं आई। नर्स ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था, जिस पर इबाद मुठियाँ भींच कर रह गया था। वो इसके घर में पता करवा चुका था। वो घर में भी नहीं थी और हॉस्पिटल में भी नहीं। वो इसके होश में आने से पहले ही फ़रार हो चुकी थी। वहाँ मौजूद किसी को भी अलमाश के बारे में कोई आइडिया नहीं था। इबाद बलोच वहाँ से तो खामोशी से निकल आया था, मगर वो अलमाश को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। अलमाश खामोशी के साथ शहर से आए मेडिकल कैंप में शामिल होकर दूसरे गांव आ गई थी, और यहीं से इसका इरादा शहर जाने का था। इसने डॉक्टर की लिस्ट में अपना नाम भी शामिल नहीं करवाया था। वो जानती थी कि इबाद बलोच का इस पर कितना गुस्सा होगा। अगर वो इसके सामने आ गई तो इबाद इसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो छुपने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसने अभी कुछ देर पहले ही अपनी दोस्त को कॉल करके पूछा था, जिसकी दी जाने वाली खबर अलमाश को मज़ीद खौफज़दा कर गई थी।
सच सच बताना, तुम क्या कारनामा करके यूं भाग रही हो? इबाद बलोच तुम पर शदीद गुस्सा है। तुम्हें बख्शने का कोई मूड में नहीं लग रहा, और तुम्हें लगता है कि तुम यूं छुप कर तुम इससे बच पाओगी। साइदा इसे सरजनिश करती फ़ोन बंद कर गई थी, जबकि अलमाश अपना सर पकड़ती वहीं एक जानिब रखे पत्थर पर बैठ गई थी। ये एक तरफा मोहब्बत इंसान को कितना जलील करती थी, इस बात का अंदाज़ा इसे अब हो रहा था। वो जानती थी कि इबाद बलोच इसे अपना कोई दुश्मन और अमान शराजी का खैर ख्वाह मान रहा होगा, और उसे क्या बताती कि वो तो अमान शराजी के सामने भी इसकी ज़िंदगी की भीख मांग कर आई थी। रात की स्याही हर तरफ फैलने लगी थी। ये गांव बहुत ही छोटा और पसमानदा सा था। यहाँ लोगों के पास अपने रहने के लिए ही बमुश्किल मिट्टी के टूटे मूटे घर बने हुए थे। इनकी रहाइश के लिए उन्होंने खुद ही खैमों का इंतज़ाम कर रखा था, मगर आज अलमाश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने गिर्द गर्म शाल लपेटे खैमे से बाहर निकल आई थी। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। अलमाश कांप गई थी। बीमार पड़ने से बेहतर इसका इरादा फ़ौरन अंदर चले जाने का था, जब नर्स इसके करीब आई थी। डॉक्टर साहिबा, शुक्र है आप जाग रही हैं। वो यहाँ साथ ही एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। ज़ख्मी हालत में मरीज़ को यहाँ लाया गया है। आप प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। नर्स का इतना ही कहना था कि अलमाश इसकी हवास पख्ता हालत देख जल्दी से इस जानिब बढ़ी थी, मगर जैसे ही वो इस खैमे के अंदर पहुंची से अपने पैरों तले से ज़मीन खिसकती महसूस हुई थी। सामने ही इबाद बलोच स्ट्रेचर पर बेसुध लेटा हुआ था। इसके चेहरे पर कहीं भी चोट के निशान तक नहीं थे, मगर वो जिस तरह बेजान वजूद के साथ वहाँ लेटा था, अलमाश को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। वो जल्दी से आगे बढ़ी थी। क्या हुआ है इन्हें? अलमाश को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई थी। एक्सीडेंट। नर्स वही जवाब दोहराती वहाँ से निकल गई थी। अलमाश के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो अभी बात का चेकअप करने आगे बढ़ी थी, जब इसके कानों में इबाद बलोच की शताल में डूबती अंगारों भरी आवाज़ इसकी समातों से टकराती अलमाश को हिलाकर रख गई थी। अमान शिराजी के लिए काम करती हो? इसी कलाई अपनी गिरफ्त में लेता वो इसे अपनी जानिब खींच चुका था। अलमाश ने बमुश्किल बेड पर अपनी दूसरी हथेली जमाते खुद को इसके ऊपर गिरने से बचाया था। खौफ के आलम में अलमाश का चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। अलमाश से कुछ भी बोल पाना महाल हुआ था। अमान शिराजी तुम्हें जितना देता है इससे कई ज़्यादा मैं दूंगा। इसे छोड़कर मेरे लिए काम करो, माला माल कर दूंगा मैं तुम्हें। सुना है छुप छुप कर मिलने भी जाती हो इससे। इसके चेहरे पर अपनी शहादत की उंगली फेरते वो अंगारे चबा रहा था। इसके इल्ज़ाम पर अलमाश तड़प उठी थी। वो इसे कितनी गलत लड़की समझ रहा था। अलमाश की आंखों से आंसू टूटकर अमान शिराजी के गिरबान में जज्ब हुए थे। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, मेरे साथ आने के लिए कितनी कीमत लोगी? बात दूसरे हाथ से इसका जबड़ा दबोचे कर आया था। अलमाश की खामोशी इसे मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरा अमान शिराजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलमाश अपने किरदार पर उठते कीचड़ पर खामोश नहीं रह पाई थी। वो धीरे से इस संग दिल के सामने एहतजाज बुलंद कर गई थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर यकीन करूँगा? अगर अमान शिराजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो इसे अकेले मिलने क्यों गई थी? इसे दूर झटकते बाद अपनी जगह से उठा था। अलमाश खौफज़दा सी खैमे की दीवार से जा लगी थी। इसने नहीं सोचा था कि जो हरकत वो करके आई है, इसके बाद इसे ऐसा कुछ फेस करना पड़ेगा। वो भला सोच भी कैसे सकती थी कि वो इबाद बलोच की पहुंच से बच सकती है। इसके सवाल का अलमाश के पास जवाब तो था, मगर वो देना नहीं चाहती थी। वो इस शख्स के सामने कभी भी ये बात जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो इससे मोहब्बत करती है। वो इसी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वो ये उल्टे सीधे काम कर रही थी। इसका यूं हल्का ना सच पाना इसे इबाद के सामने मज़ीद मशकूक कर रहा था। क्या? इबाद इसे ऐसे घूर रहा था जैसे आंखों में इसे निगल जाएगा। इस शख्स से छुपने के लिए इसके पास अभी कोई पनाहगाह नहीं थी। वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी। मेरा अमान शिराजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलमाश ने इसी बात की नफ़ी की थी, मगर इसके लगाए इल्ज़ाम को धोने के लिए इस वक्त अलमाश के पास कोई अल्फाज नहीं थे। तो साबित करो इस बात को। इबाद इसके ऐन सामने खड़ा था। अलमाश का पूरा वजूद धीरे धीरे लरज़ रहा था। मैं इस बात को साबित नहीं कर सकती, अलमाश ने बेचारगी से कहते नफ़ी में सर हिला दिया था। फिर मेरी सुनाई सज़ा माननी होगी। बात की बात पर अलमाश ने घबरा कर इसकी जानिब देखा था। अब वो फिर कौन सी नई क़यामत ढाने वाला था? कैसी सज़ा? अलमाश की आंखों में अब आंसू उतरने लगे थे, मगर वो ख़ुद को बहुत मुश्किल से संभाले हुए थी। तुम्हें आज अभी और इसी वक्त मुझसे निकाह करना होगा। अगर अमान शिराजी मेरी होने वाली बीवी को मुझसे छीन सकता है तो मैं भी तुम्हें इस शख्स की पहुंच से दूर कर दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे गेम खेलता है वो मेरे खिलाफ।
इबाद बलोच के लहजे में नफ़रत ही नफ़रत थी। इसने ये फ़ैसला इंतकाम और शदीद नफ़रत में आकर किया था। अलमाश की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला था। इसने तो सोचा भी नहीं था कि इसकी मोहब्बत इसे इस दोराहे पर ले आएगी। साईं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा अमान शिराज़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने आपको बेहोशी की दवा से कहने पर नहीं दी। मैं तो सिर्फ... अलमाश बात कहते कहते रुक गई थी। इसके पास वजाहत देने को कुछ नहीं था। अगर अमान शिराज़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो मुझसे निकाह करने में इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? बोलो, मोहब्बत करती हो किसी से? इबाद बलोच इसकी ठोड़ी अपनी सख्त गिरफ्त में लेते पूछ रहा था। अलमाश ने बेबसी से इसकी जानिब देखा था। वो इसे क्या बताती कि इसका हरजाई तो वो खुद ही था जो इसी से मोहब्बत करने की पादाश में इसे सज़ा सुना रहा था। मैं आपकी सज़ा सहने को तैयार हूँ। अलमाश अच्छे से जानती थी कि ये ऊंची शान व शौकत रखने वाला शख्स कभी भी दुनिया वालों के सामने इसे अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं करने वाला था। वो इसे सज़ा देना चाहता था और अमान शिराज़ी से भी इंतकाम, ताकि अगर इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ था वो वहीं ख़त्म हो जाता और अमान शिराज़ी को भी इससे निकाह से तकलीफ़ पहुँचती। इबाद बलोच इसके सामने जिस सारी बातें आई थीं, इसका ये सब समझना और इन बातों पर गुस्सा करना जायज़ भी था, जबकि अलमाश गलत भी नहीं थी। इसने तो ये सब अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर किया था, मगर वो नहीं जानती थी कि सज़ा के तौर पर इसकी मोहब्बत को ही इसके नाम लगा दिया जाएगा। इसका और इबाद बलोच का निकाह हो पाना नामुमकिन सी बात थी, जो अलमाश के लिए हमेशा ख्वाब ही रहा था। मगर इस ख्वाब की ताबीर यूं हो जाएगी, अलमाश ने सोचा भी नहीं था। अंदर कहीं इसके दिल के किसी एक कोने में बहार सी उतरी हुई थी, मगर वो ये निकाह किस मकसद की वजह से कर रहा था और आगे चलकर वो कभी भी इसे दुनिया के सामने अपनी बीवी मानने का इरादा नहीं रखता था, ये बात अलमाश के लिए अजियत का बाइस थी। इबाद बलोच ने अपनी किसी डेरे पर जाते से अपने बहुत ख़ास लोगों के बीच अलमाश को सुनाई सज़ा पर अमल करते इसे अपने निकाह में ले लिया था। निकाह नामे पर साइन करते ही अलमाश आंसू में डूब गई थी। अफसोस, अमान शिराज़ी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाने का सोग मनाया जा रहा है। निकाह के बाद इबाद इसके पास रूम में आया था, जहाँ वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। इसके रोने की वजह क्या थी, इसका दिल जानता था, मगर इबाद बलोच इसे अमान शिराज़ी से दूर हो जाने का सोग समझा था। अलमाश इस वक्त डार्क ब्लू कलर की बलोची ड्रेस में कढ़ाई और शीशों से भरी शाल को अपने गिर्द अच्छे से लपेटते, दूधिया पैरों में हमरंग खुस्सा पहने बहुत दिल फरेब लग रही थी। इबाद बलोच भी बेख्तियार निगाहें चुरा गया था। इस लड़की में कुछ तो ऐसी कशिश मौजूद थी जो इसे अपनी जानिब खींच रही थी। इसका हिचकियों से रोना इबाद को तैश दिला गया था। वो झुका था और इसके दोनों बाजुओं को अपने शिकंजे में लेते अपने मुकाबिल खड़ा कर गया था। अलमाश अभी भी अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए हुए थी। हाथ हटाओ। इबाद की गिरफ्त इसके बाजुओं पर मज़ीद सख्त हुई थी। वो बहुत जालिम इंसान था, अलमाश को यकीन हो चुका था। इसके कहने पर अलमाश ने अपने लाल पड़ते चेहरे से हाथ हटा दिए थे, जो पूरी तरह आंसू से भीगा हुआ था। जिस इंसान की खातिर इतना सब कुछ करती फिर रही हो, वो बचाने तो आया नहीं तुम्हें। इसकी हालत देख न जाने इसे सिर्फ सजाएं देनी आती हैं। अलमाश बाजू में पेयोस इसकी उंगलियों की तकलीफ बर्दाश्त करते भीगी आवाज़ में बोली थी। मतलब अमान शिराज़ी भी बिल्कुल मेरे जैसा है। बहुत अच्छे से जानती हो इसे। लगता है बहुत वक्त एक साथ गुजारा है। इबाद बलोच एक बार फिर इस पर इल्ज़ाम लगा गया था। अलमाश की आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। आप मुझ पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। आपके लगाए ये इल्ज़ाम मेरी रूह को छलनी कर रहे हैं, मगर फिर भी मैं आपको हर इस बात के लिए माफ़ करती हूँ जिससे मुझे अजियत पहुँची है। अलमाश अपनी बात कहती चेहरा झुका गई थी, जबकि बाजू पर इस शख्स की गिरफ्त में अलमाश की चीखें निकाल गई थी। जा सकती हो तुम यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इसकी भीगी आवाज़ में कई बातें सीधी इबाद के सीने में पेवस्त हुई थीं। वो सर्द लहजे में कहता इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता वहाँ से जाने को बोल गया था। अलमाश एक नज़र इस संग दिल को घूरती वहाँ से निकल आई थी, जबकि इसके जाते ही इबाद ने इस रूम का हशर बिगाड़ दिया था। वो शदीद गुस्से में आकर इस लड़की से निगाह करने का बहुत बड़ा फ़ैसला कर चुका था। शदीद गुस्से में हमेशा इसकी सोचने समझने की सलाहियत मफलूज होकर रह जाती थी। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो अलमाश को सज़ा देने की खातिर इससे निकाह कर चुका था, मगर अब जैसे जैसे इसका दिमाग ठंडा हो रहा था, इसे एहसास हो रहा था कि वो कितना बड़ा गलत फ़ैसला कर चुका है। इस लड़की को कसूरवार होने के बावजूद भी
اتنی بڑی سزا نہیں دینی چاہیے تھی۔ کیا پتہ اس نے یہ کام کسی مجبوری میں یا کسی کے بلیک میل کرنے پر کیا ہو۔ وہ اپنی مرضی سے امان شیرازی سے ملی، اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے کافی میں بے ہوشی کی دوا ملائی جس کا بات کا اقرار کر رہی ہے وہ۔ اگر اسے کوئی بلیک میل کر رہا تھا تو وہ مجھے بتا کیوں نہیں رہی تھی؟ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ امان شیرازی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو امان شیرازی سے مجھ سے بچانے کیوں نہیں آیا؟ یہ بات بلوچ شدید اشتعال کے عالم میں الماش کو سزا تو دے گیا تھا، مگر اب اس کا دل اس بات کے لیے اسے بھرپور ملامت کر رہا تھا۔ یسوال گھر نہیں گیا تھا، اسے آفس میں کوئی کام تھا، اس لیے وہیں سے پارٹی میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا جبکہ میرال نے گھر سے آنا تھا۔ یسوال خانہ آفریدی وینیو پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ سیکرٹری کے طور پر سب سے متعارف ہونے والی تھی۔ یسوال اس کا انتظار کیے بغیر اندر جا چکا تھا۔ وہ یسوال خانہ آفریدی تھا جسے انتظار کرنے کی عادت نہیں تھی۔ یسوال اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی اسے بدلنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اسے اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہے، یا شاید دل میں اس کے لیے فیلنگز بھی رکھتی ہے، مگر وہ اب کسی کو اپنی زندگی میں شامل ہونے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ فائقہ نے اس کے ساتھ جو کیا تھا، اس کے بعد وہ کسی کو بھی اپنے اتنے قریب آنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ یسوال کو وہاں دیکھ سب لوگ کافی حیران ہوئے تھے، کسی کو بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ فائقہ اور بلاول کی منگنی پر آئے گا۔ جس طرح وہ منظر سے غائب ہوا تھا، سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ فائقہ کے منگنی توڑنے پر بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہے، جو کہ ہوا بھی تھا۔ اتنا بڑے دھوکے اور بے وفائی کے بعد واپس سے کھڑا ہونا آسان نہیں تھا، مگر آج اسے مسکرا کر سب سے ملتے دیکھ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ حیرت کی بات تھی۔ یسوال خانہ آفریدی آج کچھ زیادہ نہیں مسکرا رہا، اتنا مسکراتے ہوئے تو اسے تب بھی نہیں دیکھا تھا جب وہ فائقہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ مسز آفاق اپنے فرینڈز کے ساتھ کھڑی اپنی حیرت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ پائی تھیں۔ ان کے ہسبینڈ کافی ٹائم یسوال کے ساتھ کام کرنے کے بعد الگ ہوئے تھے اور اب اپنی کمپنی الگ سے رن کر رہے تھے، جس میں یسوال نے ان کی بہت مدد کی تھی۔ کیا پتہ یسوال خانہ آفریدی کو کوئی ایسی مل گئی ہو جس نے فائقہ کا غم بھلا دیا ہو۔ نائمہ، جو کہ فائقہ اور یسوال کے ایک ساتھ ہونے پر کبھی خوش نہیں ہوئی تھی، وہ مزے سے بولی تھی، نہیں، مجھے نہیں لگتا یسوال خانہ آفریدی کو اتنی جلدی کوئی لڑکی پسند آ جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ فائقہ بھی خود کی یسوال کے قریب گئی تھی اور یسوال سے منگنی کرنے میں زیادہ کوششیں فائقہ کی ہی تھی، اور وہی چالاک لڑکی یسوال کو اس کے خاندان سے مزید دور کرنے کا باعث بنی ہے۔ مسز آفاق کو یسوال ہمیشہ سے بہت پسند تھا، جسے ہر بات منہ پر کرنے کی عادت تھی، جو نہ تو دوغلا انسان تھا اور نہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا تھا، جبکہ فائقہ ایک چالاک لڑکی تھی جو اپنے فائدے کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یسوال، جو کہ آج اس پارٹی میں فائقہ اور بلاول سے بھی زیادہ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، اس کی نگاہیں انٹرس پر ٹکی ہوئی تھیں، جہاں سے اس کی وائف پلس سیکرٹری ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں کیوں اس کا اتنا انتظار کر رہا ہوں؟ یسوال نے کئی بار اپنی سرزنش کی تھی، مگر اس کی نگاہیں بار بار انٹرنس کی جانب اٹھ کر واپس لوٹ آتی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ اتنا لیٹ ہو رہی تھی۔ جب اسی لمحے تالیوں کی گونج میں فائقہ اور بلاول ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر جا بیٹھے تھے۔ فائقہ سمیت کافی لوگوں کی نگاہیں یسوال کی جانب اٹھی تھیں، جو کھونٹ کھونٹ حلق میں انڈیلتا خالی انٹرنس کو گھورے جا رہا تھا۔ اب تو سب کو ہی تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر وہ اتنی شدت سے کس کا منتظر تھا۔ تم کہاں ہو؟ یسوال نے آخر کار تنگ آ کر اسے کال ملائی تھی۔ میں پارٹی میں ہوں۔ دوسری جانب سے جواب اسے سننے کو ملا تھا۔ یسوال کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ کون سی پارٹی میں؟ یہاں تو تم مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یسوال کو اس کا جھوٹ بولنا شدید غصہ دلا گیا تھا۔ اسے جھوٹ بولنے والے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ سامنے دیکھو، وہ تمہاری مسز ہی ہے نا؟ کال پر کہی اس کی بات سنتے اسامہ اسے قریب آتے اس کا دھیان انٹرس کے دائیں جانب بنے جھولے پر مبذول کروا گیا تھا، جہاں وہ چھوٹے سے پپی کو اٹھائے اسے سہلاتی آنکھوں میں آنسو بھرے فون پر اسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ وہاں کب آئی تھی؟ یسوال سوچ کر رہ گیا تھا۔ لائٹ پنک کلر کے ڈریس میں بالوں کو کیچر میں مکید کیے، وہ بار بار سر سے پھسلتے دوپٹے کے ساتھ اپنے اس پپی کو سنبھالتے ہوئے اس وقت کسی اور دنیا کا حصہ معلوم ہوئی تھی۔ یسوال کو لگا تھا شاید وہ اسے امپریس کرنے کے لیے تیار ہو کر آئے گی، مگر وہ بالکل سادہ سے حلیے میں تھی۔ اس کا ڈریس بھی اس کے وجود کو ڈھانپتا اس کی سادگی کو برقرار رکھے ہوئے تھا، مگر اس کا دور سے چمکتا دودھیا چہرہ بھی اچھے سے واضح کر رہا تھا کہ وہ معصومیت اور حسن کا پیکر سادگی میں بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ اس نے لپسٹک تک نہیں لگائی تھی۔ اس نے یہ سب کیوں کیا تھا یسوال نہیں جانتا تھا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ یسوال کال کاٹتا اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔
اس بات کا خیال کیے بغیر کہ وہ بہت ساری نگاہوں کے حصار میں ہے، یسوال کی غصے بھری آواز پر وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اس کیوٹ سے بیبی کو چوٹ لگی ہے، آپ پلیز اس کی بینڈیج کروا دیں۔ آنکھوں میں آنسو بھرے اس کے سامنے کھڑے ہوتے اور ہانسے لہجے میں بولی تھی۔ یسوال جو اسے صاف انکار کرنا چاہتا تھا، اس کے اشارے پر ایک جانب کھڑا اس کا پی اے آگے آیا تھا۔ اس کی بینڈیج کروا کر اسے کہیں چھوڑ آنا۔ میرال کے ہاتھ سے اس پپی کو جھپٹنے کے انداز میں لیتے یسوال نے دانت پیستے اپنے پی اے کو ہدایت کی تھی، جو خود ہونک بنا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہاں موجود تمام افراد یسوال خان آفریدی کے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جو بے پناہ حسن کی مالک ہونے کے ساتھ اپنے حسن سے بہت زیادہ بے خبر بھی لگ رہی تھی، اور جس طرح اس وقت یسوال کے سامنے کھڑی تھی اور یسوال خان آفریدی اسے اتنی اہمیت دے رہا تھا، یہ بات نظر انداز کیے جانے کے قابل بالکل بھی نہیں تھی۔ پلیز اس کا خیال رکھیے گا، اسے بہت درد ہو رہا ہے، میرال نے پی اے کو پلٹتے دیکھ ہدایت کی تھی۔ اس نے تمہیں بتایا کہ اسے درد ہو رہا ہے؟ یسوال نے اس کی بات پر اسے گھور کر دیکھا تھا۔ نہیں، وہ رو رہا تھا، میرال نے معصومیت سے جواب دیا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ واٹ؟ اس کی بات پر یسوال اپنی جگہ رک کر پلٹا تھا، جب پیچھے سے آتی میرال سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ چھوٹا سا کتے کا بچہ رو رہا تھا۔ میڈم، ان کو ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں لگتی رہتی ہیں۔ یسوال آج سے پہلے ایسی لڑکی سے کبھی نہیں ملا تھا، جو اتنے نرم دل کی مالک تھی، جو جانوروں کی ذرا سی تکلیف پر بھی رونے لگ جاتی تھی۔ ناول جاری ہے۔